वेलकम अगेन टू एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह पालाहुत। अपने पहले टॉपिक देखा था एमआई का, और आज अपन टॉपिक देखेंगे बीएससी जो सेकंड ईयर है उसके मेन मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। जो बच्चे अभी रिवेलेशन में बैठने वाले हैं, जो एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद चीजें, जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं एमएसएन फर्स्ट के, वो मैं आपके साथ शेयर लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे वो निराश हो चुके हैं वो वापस से इन टॉपिक्स पर एक बार हाईलाइट करके फोकस करें और अपने एग्जाम्स को क्या कर सके, बेटर कर सके। काफी बच्चों की डिमांड्स आई कि सर अभी टाइम कम है अपने पास, तो इन चीजों के लिए अपन क्या करें, इनिशिएट किया है कि हाँ अपन उन बच्चों को कुछ स्पेशल दे सके कि ताकि वो भी क्या करें, अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन मेडिकल सर्जिकल बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का, काफी ब्रॉड कोर्स है। इस वजह से क्या अपन ने कुछ चुनिंदा टॉपिक जो एग्जाम में बारी बारी से रिपीट हुए और बार बार से जिनका वेटेज अच्छा है, उन सिस्टम्स को देखते हुए अपन ने क्या किया, ये एक वीडियो अपन ने बनाया था। अब मेन चीज ये है कि अपने साथी लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट उन स्टूडेंट्स को हो सके जो रिवेलेशन में बैठने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना ब्रोंकियल अस्थमा। क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा। काफी बार इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन को दी गई है एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। दूसरा है सीओपीडी। सीओपीडी की बात करें तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है सीओपीडी। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ गई है। थर्ड वन बात करूं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये भी टॉपिक काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। थर्ड वन प्लूरल इफ्यूजन। उसके बाद दो प्रोसीजर्स की बात करें, एक लेबोरेटरी टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या है? मॉन्टेक्स टेस्ट, जो क्या किया गया है, काफी बार शॉर्ट नोट के अंदर ये पूछा गया है। शॉर्ट नोट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शॉर्ट नोट में जब भी लिखने की दिक्कत बच्चों को आती है कि शॉर्ट नोट में क्या लिखा जाए, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मॉन्टेक्स का क्वेश्चन आया तो मॉन्टेक्स टेस्ट की एक छोटा सा डिफाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 लाइन की डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा, मॉन्टेक्स टेस्ट किस डिजीज के अंदर किया जाता है ये अपन लिख सकते हैं। प्लस मॉन्टेक्स टेस्ट का प्रोसीजर, सॉरी पर्पज, पहले अपन क्या लिखेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट का पर्पज क्या है, और लास्ट वन में प्रोसीजर, और एंड के अंदर अपन ये चीज लिखने के बाद सारी चीजें क्या करनी है, अपने को शॉर्ट में लिखनी है, ठीक है, ताकि 2 या 3 पन्ने के अंदर ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। जो जो मेन चीजें अपने को दिख रही है मॉन्टेक्स टेस्ट के रिगार्डिंग, वो चीजें अपने इसके अंदर रिपीट करेंगे। उसके बाद बात करूं ट्रेकियोस्टोमी की, तो ये है प्रोसीजर। ये भी एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। काफी बार क्वेश्चन दे दिया जाता है डायरेक्ट, एक पेशेंट को मेन मोटिव मान के कि हाँ पेशेंट के डेफिनेशन में या क्वेश्चन के अंदर, या अपने को क्वेश्चन के अंदर मिलेगा पहला कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आया है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के साथ में आया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में आया, तो उस पेशेंट को इमीडिएट क्या किया गया है, इंट्यूबेट किया गया। क्या किया है? इंट्यूबेट किया गया है, वेंटिलेटर पर लिया गया। फिर बाद में उस पेशेंट को लाइफ सपोर्ट के लिए अपने को क्या करनी पड़ी, ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ी। क्या करना पड़ा? ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ा। तो ट्रेकियोस्टोमी मेन प्रोसीजर, ट्रेकियोस्टोमी उसने ले लिया। ये 16 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब मेन है कि ट्रेकियोस्टोमी कैसे की जाती है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी में मेन इंसिजन कहां लगाया जाता है, ट्रेकियोस्टोमी की इंसिजन की साइट, ठीक है, साइट की बात करें अपन तो साइट पे कहां इंसिजन लगाया जाता है ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं तो
ट्रेकियोस्टोमी के बारे में बात हो गई। फिर प्रोसीजर को डिफाइन करना है, मेन चीज है यहाँ पे प्रोसीजर का डिफाइन होना। मेन मोटिव रहता है जब भी शॉर्ट नोट में आता है कोई प्रोसीजर देता है तो प्रोसीजर के अपने को स्टेप्स पता होने चाहिए ताकि अपन क्या करें, इजीली क्लासिफाई कर सके। ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में बात करें तो सेकंड सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो बहुत ही अपना अहम रोल रखता है कि हाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग या इस सिस्टम्स के अंदर से एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस क्या रहते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं मैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, दोनों में एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरी बात करूं मायोकार्डियल इंफेक्शन, जो अपना क्या रह चुका है, प्रीवियस टॉपिक रह चुका है, ठीक है, और काफी डेप्थ के अंदर अपन ने इस चीज को सीख लिया है और काफी वो वीडियो काफी इफेक्टिव था, काफी लोगों के अच्छे रिव्यूज आए उसके अंदर। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन आगे भी अपन एक दो टॉपिक्स ऐसे लेंगे जो मेन एग्जाम में क्या रखें, अच्छा वेटेज रहेंगे, तो एग्जाम से पहले अपन को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिर बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस, मेन क्वेश्चन है हाइपरटेंस का, जो भी अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसका बीपी क्या है 180 90 से अबव आ रहा है, उस पेशेंट का डायग्नोसिस कभी अपने को बताएगा नहीं, लेकिन अपने को बीपी के अकॉर्डिंग देख के और डायग्नोसिस को क्या करना है, पहचानना है, और उस डायग्नोसिस को देख के अपने को पता करना है कि हाँ ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। अब हाइपरटेंशन में जो वैल्यू है वो मेन मेजर करती है कि वैल्यू क्या करनी है, अपने को मेन मैटर करती है कि वैल्यू अपने को कितनी लिखनी है। तो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 190 140 90 से क्या करना है, अपने को अबव बीपी बताना। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन रूमेटिक हार्ट डिजीज, उसके बाद में इस्केमिक हार्ट डिजीज और एंजाइना पेक्टोरिस। ये मेन टॉपिक्स है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने एग्जाम्स के अंदर अपने काफी हेल्पफुल ये टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके अंदर से भी काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने को पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हाइटल हर्निया, देखो क्वेश्चंस कई बार देता है हाइटल हर्निया के नाम से भी दे देता है, और कई बार क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट हर्निया के नाम से, ठीक है। तो हर्निया को अपन बात करें तो प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स कैविटी टू अनदर कैविटी, ये क्या कहलाता है, हर्निया कहलाता है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, हाइटल हर्निया मोस्टली पूछा जाता है, और हाइटल हर्निया पूछा जा रहा है तो इसका मतलब अपने को कंप्लीट हर्निया के बारे में लिखना है। क्वेश्चंस आते हैं आजकल, एक क्वेश्चन पूरा दे दिया हाइटल हर्निया, फिर डिफाइन हाइटल हर्निया, उसके बाद या तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछ लेगा, या कॉज एंड रिस्क फैक्टर पूछ लेगा, या फिर बात करें अपन कॉज एंड रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजी अपन इसको बोल सकते हैं, ये पूछ लेगा। और उसके बाद में लास्ट में पूछता है मैनेजमेंट ऑफ हाइटल हर्निया पेशेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर अपने को प्रायोरिटी के अंदर ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट दे रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट दे रहा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा कि सर्जिकल मैनेजमेंट है या मेडिकल मैनेजमेंट है या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो अपने को तीनों ही प्रायोरिटी के अंदर लिखने का प्रयास करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मेडिकल मैनेजमेंट, देखो लिखना क्या करता है एग्जाम के अंदर, मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, डेकोरम दे रहे हैं कि हाँ ये तरीका। तो एग्जामिनर को वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए। वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को क्या कॉपी चेक करते स्मूथली चेक कर पाए, ठीक है। दूसरी बात करें, ये था हाइटल हर्निया क्वेश्चन। उसके बाद में जीईआरडी की बोले तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक क्या है अपना मेन टॉपिक है जो काफी क्या करता है, जिसमें फूड कंटेंट क्या होता है,
जो अपन फूड कंटेंट इनटेक कर रहे हैं वो क्या करता है, वापस से अपने फूड कैनाल के थ्रू क्या करता है, रिगर्जिटेट करता है या बैक फ्लो होता है, या रिगर्जिटेट करता है या बैक फ्लो के अंदर आएगा। उसके बाद बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में या तो शॉर्ट नोट के अंदर पूछा गया है और हर पेपर में लगभग एक पे एक अल्टरनेटली ये क्वेश्चन अपने को देखने को एग्जाम्स के अंदर मिला ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर में ध्यान रखना, अपन लिख के आ जाते हैं सारी चीजें, लेकिन मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो अपन लिखना भूल जाते हैं। और मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर एच पाइलोराई बैक्टीरिया। क्या है, एच पाइलोराई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या कर रहा है, टीयर कर रहा है, या उसके अंदर क्या कर रहा है, अल्सरेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, अल्सरेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखना है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये तो अपने जब भी क्वेश्चन आए तो लिखना ही है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी एक मेन क्वेश्चन है। अपेंडिसाइटिस, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन का, अपेंडिसाइटिस और हेमरोइड्स, ये दोनों ही मेन एग्जाम्स के अंदर काफी बार शॉर्ट नोट में या बड़े क्वेश्चन के रूप में 16 नंबर के क्वेश्चन के रूप में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर और हिपेटिक फेलियर। अब रिसेंटली ईयर्स के अंदर 2-3 ईयर्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि जो लीवर से संबंधित डिजीज है वो भी क्या कर रहा है, काफी बार क्वेश्चन इसके लीवर से संबंधित अपने को पूछे जा रहे हैं। तो हिपेटिक फेलियर वाला ये भी अपने को मिलता है। ये था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद बात करें जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। शॉर्ट भी बता रहा हूं मैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं एग्जाम में अपना अलग ही वेटेज रखते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप पढ़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब आप जो सिलेबस दिया गया उसका अप्रोक्सीमेट 70 to 80% क्या कर रहे हैं, आप कवर कर पा रहे हैं। उसके बाद बात करें क्रोनिक रीनल फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर, दोनों क्वेश्चंस का ध्यान रखना। अगर रीनल फेलियर दें तो दोनों क्वेश्चंस को आप टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये टाइप्स में अपन क्या करते हैं, रीनल फेलियर ओनली दे तो पहला अपने को टाइप और सेकंड टाइप क्या करना है, क्रोनिक रीनल फेलियर और एक्यूट रीनल फेलियर में डिवाइड करके अपने को दे देना है। वैसे तो डिवाइड करके ही क्वेश्चन पूछता है कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर क्या कंडीशन है। उसके बाद बात करें शॉर्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों क्वेश्चन दोनों ही डायलिसिस के टाइप हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का हेमोडायलिसिस के बारे में वही प्रोसीजर, क्या क्या कंटेंट यूज होगा, ठीक है, ये चीजें अपने इसके अंदर देखने मिलेगी। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको अपन यूटीआई शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोल सकते हैं, उसका क्वेश्चन है रीनल कैलकुलाई, ठीक है, रीनल कैलकुलाई स्टोन, रीनल स्टोन का जो पेशेंट उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, काफी बार ये क्वेश्चंस अपना अलग ही वेटेज रखा और बीएससी सेकंड ईयर के अंदर ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, व्हाट यू मीन अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कॉज एंड रिस्क फैक्टर या एटियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये क्या, और मैनेजमेंट मेनली ध्यान रखना, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में भी नर्सिंग मैनेजमेंट, ध्यान रखना नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही अहम है। उसके बाद में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया, ध्यान रखना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये भी एक एडवांस लाइफ के अंदर, जो एडवांस एज है उसके अंदर, सॉरी जो ओल्ड एज है उन पीपुल्स के अंदर ये क्या कर रही है, बीपीएच की जो समस्या है वो क्या कर रही है, मिलती है अपने को। तो शॉर्ट में अगर शॉर्ट नाम से आए तो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के नाम से, हाइपरट्रोफी के नाम से ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करें अपन, ये था जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम, और लास्ट वन बात करें अपन मोस्ट इंपोर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं मैं तो एंडोक्राइन सिस्टम की
मोस्ट इंपोर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम की 4 ही डिजीज मैंने ली है जो क्या पूछी जाती है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो इनमें ध्यान रखना, डायबिटीज मेलाइटस, और एक थोड़ा बहुत देख के जाना कि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी थोड़ा बहुत इस टॉपिक को देख के जाना। सिमिलर से टॉपिक है, ज्यादा वो नहीं है कि डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का क्या पड़ जाता है, डिफरेंशिएशन पड़ जाता है। उसके बाद बात करें इसी के रिगार्डिंग है, डायबिटीज मेलाइटस में क्वेश्चन पूछ सकता है अगर 16 नंबर में दे रहा है तो एक ऑप्शन के अंदर ए, बी और सी अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फर्स्ट 2 में अगर मैनेजमेंट पूछ लिया तो तीसरा मैनेजमेंट बाय इंसुलिन थेरेपी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी वो डायरेक्टली पूछ सकता है, मैनेजमेंट बाय इंसुलिन थेरेपी, या फिर डायरेक्टली इंसुलिन थेरेपी क्या दे देगा अपने शॉर्ट नोट के अंदर दे देगा। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और कुशिंग सिंड्रोम। तो हाइपरथायरॉयडिज्म और कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर बात करें अपन स्टेरॉइड की वजह से स्टेरॉइड का लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कुशिंग सिंड्रोम क्या डिजीज अपने को देखने को मिल रही है। तो देखो ये तो था मेन टॉपिक्स का मुद्दा कि अपने को कौन कौन से टॉपिक्स अपन ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो जो सिस्टम है वे ऑफ प्रेजेंटेशन का जो बेटर करता है, पहले ही बता चुका हूं कि जो वे ऑफ प्रेजेंट है वो बेटर से बेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी अपने को कोई डिजीज पूछता है तो उसकी प्रोसेस डिसाइड कर दो कि इस प्रोसेस के रूप में मेरे को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जब भी अपने को क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन के अंदर जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया, मैं भी एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, एंजाइना पेक्टोरिस ले लिया, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्वेश्चन अपन ने ले लिया। तो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंजाइना का इंट्रोडक्शन देना, क्या देना है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वर्ड को क्लासिफाई करना है। ध्यान रखना ज्यादा इसके अंदर मैटर नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को टाइम मैनेजमेंट का भी साथ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो इंट्रोडक्शन, और फिर मेन मोटिव के अंदर आ जाओ कि डेफिनेशन। डेफिनेशन में एक तो मेन डेफिनेशन जो बुक के थ्रू अपन पढ़ते हैं वो वाली, और एक सेकेंडरी डेफिनेशन जो अपने खुद के कॉमन सेंस के आधार पर अपन बना के अपन उसको लिख सकते हैं। लेकिन वर्ड सेटिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए, इफेक्टिव वर्ड सेटिंग के साथ में अपने को हमेशा 2 डेफिनेशन तो अपने को डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। उसके बाद बात करें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी या फिर अगर किसी क्वेश्चन के टाइप्स हैं तो अपने को टाइप्स को पहले क्लासिफाई कर लेना है। ध्यान रखना डेफिनेशन के बाद में अगर टाइप्स पूछ रहा है तो टाइप्स को या फिर इटियोलॉजी को भी अपने को डिफाइन कर लेना है। उसके बाद बात करें इटियोलॉजी के बाद में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अपन तो पैथोफिजियोलॉजी में अपन जनरली बुक्स के अंदर क्या देखते हैं, एक पैराग्राफ के रूप में अपन इसको देखते हैं। लेकिन अपने को पैराग्राफ के रूप में नहीं लिख के अपने को क्या करना है, एक स्लाइड डाउनवर्ड जो एरो जा रहा है उस फॉर्म के अंदर लिखना है कि हाँ ये अपने को एक इफेक्टिव वे, जैसे अपन ने शुरू किया फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को शॉर्ट में एक ब्रैकेट के अंदर अपने को लिखना है। जैसे मैं बात करूं एंजाइना पेक्टोरिस के, तो हाई कुछ भी जो मेन क्वेश्चंस में पूछे उसके रिगार्डिंग ही लिखना, ध्यान रखना। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर और इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मैं क्वेश्चन लिया अस्थमा का, तो अस्थमा के अंदर जैसे पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो आउटसाइड डस्ट पार्टिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ में इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री के हैं वो प्रोडक्ट्स की या वेस्ट के रूप में जो धुआं फ्यूम वगैरह निकल रहा है वो है, ठीक है। कोल्ड का जो सीजन है या कोल्ड वाली कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर ये क्या है, सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से लेकर इनिशिएट करना है कि लास्ट में जो सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उन सिम्टम्स तक अपने को जाना है। क्या करना है, उन सिम्टम्स तक अपने को जाना है, तब जाके अपनी क्या करेगी, अपनी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट मानी जाएगी। और अगर समय है अपने पास, शॉर्ट में पैथोफिजियोलॉजी है तो उसको एक पैरा के रूप में शॉर्ट में भी क्या करना है, अपने को डिफाइन करना है। उसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी बाद में तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस,
जो क्या है, अपने जो सिम्टम्स देखने को या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उनको क्या करना है, अपने को एरोवाइज लिखना है। जैसे मैं बात करूं डिस्निया, ठीक है, डिस्निया की बात करूं, जैसे ये सिम्टम मैंने लगा के लिख दिया कि डिस्निया, लेकिन डिस्निया को ब्रैकेट में अपने को क्लासिफाई करना है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या करना है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये अपने को लिख के आना है ब्रैकेट के अंदर, ताकि इफेक्टिव रहता है। हाइपोक्सिया कंडीशन है तो हाइपोक्सिया तो लिख दिया अपन ने, फिर लास्ट में अपने को लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी अपने को लिखना है। लिख दिया इस्चीमिया, इस्चीमिया तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये क्या है, इस्चेमिक कंडीशन है। तो ये चीजें अपने को जब भी अपन साइन सिम्टम लिखेंगे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे तो अपने को मेन चीज तो देनी है, ठीक है, कि हाँ ये वर्डिंग दे दी जो अपने नर्सिंग में, जैसे हाइपोक्सिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, डिस्निया हो गया, ये सारे क्या वर्ड्स हैं, उनको अपने को ब्रैकेट में क्या करना, उनका वर्ड मीनिंग भी बताना है। उसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद में, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिजीज हो तो प्राइमरी तौर पे अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, ये दो मेन डायग्नोस्टिक पर्पस तो अपने को रखने ही है, ध्यान रखना। फिजिकल एग्जामिनेशन आते ही पेशेंट को प्रायोरिटी के तौर पर जो वाइटल साइन लेते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है, अपीयरेंस देखते हैं, जीसीएस देखते हैं, ये सारे क्या है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपन ने क्या किया, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, उसका अनकॉन्शियसनेस स्टेटस देखा, जीसीएस देखा, स्कोर देखा, प्लस वाइटल साइन, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, ये अपन ने देखी। उसके बाद डिसाइड किया, हाँ पेशेंट को सेट किया, उसके बाद में पेशेंट की हिस्ट्री की तरफ गए कि ये इंसिडेंस हुआ कैसे था, ठीक है। ये दो मेन तो क्या रहेंगे, हर डिजीज में रहेंगे कि हाँ इसकी हिस्ट्री कब तक है, पहले जेनेटिक हिस्ट्री तो इस डिजीज की नहीं रही है, ये अपने को सिम्टम्स को बताना पड़ेगा। उसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद, तो मेनली लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर भी जैसे डिजीज कंडीशन है अपनी, मान ले एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में मोस्टली क्या रहता है कि अपने को इको करानी पड़ती, ईसीजी, 2D इको, ये क्या जो हार्ट से रिलेटेड जो अपने मेन इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ जाना है, वो रेडियोलॉजी की तरफ होने से वो बताएंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद बात करें अपन, तो जैसे डिसाइड हुआ कि ये डायग्नोसिस अपन इसको कर चुके हैं रिपोर्टिंग के आधार पर, तो उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो मैनेजमेंट को जब भी पूछे, मैनेजमेंट ओनली मैनेजमेंट लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को तीन तरीके से मैनेजमेंट को डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड वन बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, और थर्ड वन बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट। जो मेन वो पूछना चाह रहा है वो क्वेश्चन तो यही है कि नर्सिंग मैनेजमेंट आपने क्या किया है, वो क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट को भी अपन ने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि क्वेश्चन अपना बेटर से बेटर बनाते हैं। तो पहला तो है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और सेकंड की बात करें तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये दो डिपार्ट में डिवाइड किया। फार्मेकोलॉजी के अंदर जैसे अपने कई डिजीज, जैसे एंटीकोगुलेंट हो गया, एंटीबायोटिक्स होगी, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे दी अपन ने, ठीक है, एंटासिड दे दी, एंटीमेटिक ड्रग दे दी। उन ड्रग्स का अपने को पहले तो मेन तो उनका कैटेगरी रखनी है कि हाँ ये एंटासिड ड्रग्स हैं, ठीक है। अब एंटासिड में भी आगे अपने को लिखना है कि मेन चीज प्रोटोन पमीरबिटर आ गया, या फिर मेन जो ड्रग्स का नाम है जैसे पेंटोसिड आ गया, रेबिपेराजोल आ गया, ये अपने को लिख के देना है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ ये फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट में अपन ने ये फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये ड्रग्स अपन ने दी है। उसके बाद बात करें नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, तो नॉन फार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट में कि इस डिजीज में अपन फार्मा तो दे रहे हैं, अपने को क्या मेडिसिन तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ में अपन ने क्या किया, उसको एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, डाइट पे कंट्रोल करने के लिए बताया है, और भी जो उस डिजीज के लिए क्या रहती है इफेक्टिव चीजें हैं कि हाँ ये रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छी चीजें हैं, तो उनको अपने को इसको
पेशेंट को डिस्क्राइब करना बताना। उसके बाद बात करें कि कुछ क्वेश्चंस अगर पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट तक ही है तो मेडिकल मैनेजमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट ही नीडेड होता है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है तो पहले तो टॉप मोस्ट सर्जरी के नाम को एनलिस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा एक एक या दो दो लाइन अपने को सर्जरी की लिखनी है, ठीक है। जैसे बात करें अपन पीटीसीए और सीएबीजी, कार्डियोवास्कुलर की दो डिजीज है, ठीक है, उनके दो मेन जो सर्जरीज है वो पीटीसी और सीएबीजी है। पीटीसी की बात करें परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, और सीएबीजी की बात करें तो सीएबीजी और पीटीसीए ये दो डिजीज है, ठीक है। सीएबीजी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये क्या है, दो सर्जरी है, ठीक है। इनको अपन क्या करेंगे, दोनों को इनिशिएट करवाएंगे और इनके बारे में छोटा छोटा दो अपने को मैटर लिखना है कि ये आर्टरी को अपन क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं, उसके थ्रू गाइडलाइन के थ्रू या कार्डिक जो कैथेटर होता है उसके थ्रू अपन अंदर तक जाते हैं और वहां ब्लॉकेज को अपन क्या देखते हैं, इनिशिएट करते हैं, वहां जाके अपन को स्टेंट डालना होता है, ठीक है। डाई के थ्रू अपन देख लेते हैं कि ये एरिया क्या रहता है, ज्यादा यहाँ पे क्या ब्लॉकेज है तो उस एरिया में स्टेंट अपन डाल देते हैं। ये अपने को प्रोसीजर छोटा सा बता देना है। उसके बाद आता है मेन है वो है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। देखो बच्चों, नर्सिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली अपने को क्या कर लेते हैं, इनिशिएट कर लेते हैं डायग्नोसिस को, और डायग्नोसिस सिर्फ डायग्नोसिस लिख के ही वहां से सीधा शॉर्ट में डायग्नोसिस लिखा और वहीं से क्या कर दिया, अपने पेपर को छोड़ दिया कि यहाँ डायग्नोसिस लिख दिया, यहाँ से अपने को नंबर नहीं मिल पाते। जबकि अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर तो बेटा नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग मैनेजमेंट के ही देखने को मिलते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, नर्सिंग मैनेजमेंट को अपना पूरा फोकस देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला अपने को लिखना है असेसमेंट। देखो जब तक असेसमेंट नहीं किया तब तक अपने को पेशेंट के सिम्टम्स का पता नहीं लगेगा, और जो नर्सिंग मैनेजमेंट बनाया है, नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, डायग्नोसिस बना रहे हैं, वो सिम्टोमेटिक ही बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो असेसमेंट के अंदर अपने को क्या करना है, जो 5-6 टॉपिक जो नॉर्मली अपन असिस करते हैं वो अपने को लिखने हैं। जैसे असिस द वाइटल साइन, असिस द डाइटरी पैटर्न, असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असिस द एक्सरसाइज पैटर्न, असिस द हाइजेनिक पैटर्न, ये सारी चीज अपन ने क्या लिख लिए, असिस द मोबिलिटी, ठीक है, असिस द एक्टिविटीज, ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, कौन कौन सी उसको हैबिट्स है, वो सारी किसके अंदर आएगी, असेसमेंट के अंदर आ जाएगी। अब असेसमेंट वाला टॉपिक क्लोज हो गया, असेसमेंट लिख दिया, और उसके बाद आ जाओ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस की जहां तक बात करें अपन, तो डायग्नोसिस को शुरुआत करना है सिम्टम्स के आधार पर। जैसे पेन रिलेटेड टू, पूरा डायग्नोसिस नहीं लिखते अपन, पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन इतना सा लिख के आ जाते हैं, इसीलिए अपने को नंबर नहीं मिलते। तो ध्यान रखना, पेन रिलेटेड टू, अब डिजीज कंडीशन नहीं लिखनी है, ध्यान रखना, डिजीज कंडीशन नहीं लिखनी है। अब यहाँ पे डिजीज कंडीशन को लिखना मतलब क्वेश्चन में नंबर्स कम होना है। तो यहाँ पे पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, अब डिजीज कंडीशन क्या थी वो लिखनी है। पेन रिलेटेड टू हर्निया एज एविडेंस बाई, अब अपने को एविडेंस का पता करना है कि अपने को कैसे पता लगा। एज एविडेंस बाई अल्ट्रासोनोग्राफी एंड पेशेंट वर्बलाइजेशन, और ऑल्सो वर्बलाइजेशन एंड एब्डोमिनल ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, ठीक है, एब्डोमिनल पाल्पिटेशन। ये अपने को क्या हो गया, पूरा अपन ने क्या कर दिया, एक नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दिया। पेन रिलेटेड टू हर्निया एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, यूएसजी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एंड थर्ड वन इज बाय द पाल्पेशन ऑफ सर्जन। जब पेशेंट को सर्जन ने क्या किया, उसके पेट को पाल्पेट करके देखा, तब उसको क्या हुआ, जहां पेन फील हुआ उसने वहां बता दिया कि तो पेन की कंप्लेन ये कंटिन्यू कर रहा है, या पेन एब्डोमेन क्या हुआ, टेंडरनेस है। तो ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे।
मेजोरिटी के अंदर मोस्टली जो अपन क्या बात करते हैं, जो नॉर्मल डायग्नोसिस है, ठीक है, जो हर डिजीज में सेट होते हैं, ऐसे डायग्नोसिस को अपने को प्रायोरिटी में याद या रट लेना ही है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लिए, सारे नर्सिंग डायग्नोसिस 3 या 4 सॉरी मैक्सिमम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करने हैं अपने को इनिशिएट करने, और इनमें से 4 को क्या कर देना है, सुपरवाइज करना। नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दिया, उसके बाद में गोल लिखना है, और गोल के बाद में इंटरवेंशन तक करके आना है। इंटरवेंशन लिख दिया, गोल मेन आ गया, और इंटरवेंशन में 3-4 पॉइंट अपन ने जो इंटरवेंशन के लिए प्लान किए वो चीजें लिख देनी है, और ये डायग्नोसिस एक कंप्लीट होगा। अब सेकंड डायग्नोसिस उठाया, जैसे एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अब डिजीज कंडीशन ध्यान रहा, एंजाइटी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, एज एविडेंस बाय पेशेंट सैचुरेशन लेवल, पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस लेवल, ये सारे क्या अपने एविडेंस है। इनके बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया, नर्सिंग डायग्नोसिस को बना दिया। और नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में गोल लिखना है। अपना मेन गोल क्या है, जैसे पेन वाली कंडीशन में था टू रिलीव फ्रॉम पेन, ठीक है, दूसरा एंजाइटी में टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है, ये अपने को दे दिया। और इंटरवेंशन में जो अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं वो अपने को लिखना है। प्यारे बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूं कि लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर अच्छे से लिख रहे हो तो सारी चीजें अपने को क्या करेंगे, अच्छे से सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी अपन क्वेश्चन का ऐड करते हैं तो एक हेल्थ एजुकेशन, और अगर टाइम बच रहा है आपके पास में, देखो काफी लंबा मैटर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछे गए डेटा है उनके अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। अगर अपन लिखते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो अपनी माइंड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या काफी ब्रॉड लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपन मैटर को कवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया लिखने का, वो काफी इफेक्टिव रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा एक मेडिकल सर्जिकल की एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के एग्जाम के अंदर। और ये डिजीज सारी जो मैंने बताई सिस्टम वाइज, ये बच्चों पढ़ के जाना। ये जो डिजीज है अपन एग्जाम के बाद मिलेंगे, काफी इफेक्टिव रहेगी बच्चों के लिए। इसलिए आप अपने साथी लोगों से जो हताश हो चुके हैं, पहले एग्जाम्स दे रहे हैं कंटिन्यू, और कईयों के क्या चांसेस निकल नहीं रहे हैं मेडिकल सर्जिकल, उस कंडीशन के अंदर ये जो अपना वीडियो ये बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। ये अगर आप टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो ये क्या है, बूस्टर का काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की, अपने नर्सिंग के स्टूडेंट्स की तरफ अपने को जा सके, उनको फायदा मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट, ठीक है, कंटिन्यू ऐसा ही अपने को प्रोत्साहित करते रहें, और आपका जो रिव्यूज है वो अपने को यूट्यूब पे मैसेज के माध्यम से अपने को देते रहे। अगर कुछ सजेशंस है तो वो भी आप अपने को दे सकते हैं। हम अपनी जो एपीएस टीम है वो एकेडमिक्स के लिए काफी मेहनत कर रही है, और रिसेंटली जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, अप्रोक्सीमेट 3500 वैकेंसीज राजस्थान सीएचओ की आई है, उसके लिए अपने यूट्यूब चैनल एपीएस नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इफेक्टिव टॉपिक्स बाय सीनियर फैकल्टीज जो काफी लंबे टाइम से क्या कर रही है, नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ा रही है, उनके द्वारा क्या किया जाए, सीएचओ के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस अपने एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब मेन चीज ये है कि उन क्वेश्चंस को आपको समझना है, प्लस उन क्वेश्चंस के जो और ऑप्शंस है उनके भी अपने को आंसर्स को देखते रहना है, ताकि अपने को फ्लो में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन। कई बार अपन क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं और अपने बुक लिया है, ठीक है, कोई भी बुक ले ली सीएचओ की, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देके अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, अपने को ऑप्शन आता है ए वाला, ये आंसर सही है। अब आंसर तो सही होता है, लेकिन बाकी के 3 गलत क्यों है ये भी पता होना चाहिए, ताकि अपने को कंफ्यूजन, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो और अपन अच्छा अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कूल माइंड के साथ में एकदम बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है, और ज्यादा अपने को एक्टिविटीज नहीं करनी है कि हाँ मेरा कैसा होगा पेपर, क्या करना है, कूल माइंड के साथ में पेपर को अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। एपीएस नर्सिंग एकेडमी को ऐसे ही प्यार देते रहे, थैंक्स अलॉट।